हैव ए नाइस डे। आज मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी की महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पढ़ाने जा रहा हूँ। अलग अलग बिंदुओं के आधार पे मैंने इसको समझाने का आपको प्रयास किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? Situated in the lower part of the neck, गर्दन के निचले हिस्से पर पाई जाती है। मेंटल टू द ट्रेकिया, श्वास नली जो है, यहाँ देखिए आप, मैं हाथ लगा रहा हूँ इसके एकदम अधर सतह पे। इमीडिएटली बिहाइंड, ये सामने आपको एडम्स एप्पल या लेरिक्स दिखाई दे रहा है, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है अपने में। इसके जस्ट बिहाइंड, ये इमीडिएटली बिहाइंड लेरिक्स और एडम्स एप्पल पे ये थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। स्ट्रक्चर इसमें देखिए, ये देखिए डायग्राम की तरफ, दो लोब है। ये थायराइड ग्लैंड, एक लोब, ये दूसरा लोब, और दोनों लोब एक टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिसको इस्थमस कहते हैं। तो ये एक एच की आकृति की संरचना बन गई। और ऊपर दिखाया है ये लैरिंक्स के एकदम नीचे, और ये दिखाया है ट्रेकिया या श्वास नली मेंटल साइड से दिखाया है, इसलिए श्वास नली नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ अपने को थायराइड ग्लैंड के ये दोनों लॉब और इस्थमस ही दिखाई दे रहा है। इट इज बाइलॉब्ड ग्लैंड, द्विपालित ग्रंथि होती है। टू लॉब्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए नैरो ब्रिज ऑफ टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। दोनों पिंड जो है वो आपस में एक संकरे सेतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और वो सेतु उत्तक होता है, और उस उत्तक को बोलते हैं इस्थमस, विच गिव द एंटायर ग्लैंड इन एच शेप्ड अपीयरेंस, जिसके कारण से ये ग्लैंड एच की आकृति की अपने को दिखाई देती है। वेट, इट वेज अप्रोक्सीमेटली 25 to 40 ग्राम्स इन ह्यूमन बींग्स। एज के हिसाब से, जैसे साइज भी लेंगे तो साइज भी इसकी क्या वेरीज होती है, एज के हिसाब से, रिप्रोडक्टिव रेट के हिसाब से, डाइट के हिसाब से अलग अलग होती है। नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। आपको दो डायग्राम दिए मैंने। एक डायग्राम के अंदर ये फॉलाइकल्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में भी ये फॉलाइकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये फॉलाइकल्स जो हैं, इनके चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार उपकला कोशिकाएं होती हैं। एक सेल का नाम लिख दिया तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल लिख दो, चाहे क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिख दो। और अंदर क्या पाया जाता है इसमें, इस फॉलाइकल में कॉलॉइड पाया जाता है, और कॉलॉइड के अंदर T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस होगा। एक हार्मोन और होता है जो यहाँ, ये देखिए थोराइड फॉलाइकल है नीचे वाले के अंदर, ये चारों ओर पाई जाने वाली सेल्स, ये कर्सर के साथ रहिए, एरो से दिखाई हैं, ये फॉलाइकुलर सेल्स होती हैं। इनके साथ साथ में, इन फॉलाइकल्स के साथ साथ में पैराफॉलाइकुलर सेल्स या सी सेल्स बोलते हैं, ये भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से एक हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है। अभी 1962 के अंदर ये हार्मोन डिस्कवर किया गया है। तो बीच में ये फॉलाइकल चारों ओर पाई जाने वाली जो इसकी भित्ति है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है। थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये ब्लड वेसल्स हैं,
ब्लड की सप्लाई होती है। और ये फॉलाइकल्स जितने भी होते हैं वो धसे हुए किस्म होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर धसे हुए होते हैं। और अंदर क्या है उपस में, कॉलोइडल मटेरियल, या इसका दूसरा नाम है थायरोग्लोबुलिन, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। और कुछ फैट सेल्स या वसा कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जैसे एक का नाम लिख दिया फैट सेल। तो हिस्टोलॉजी में लेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल राउंड फॉलाइकल्स, कई गोलीय पुट्टिकाओं या फॉलाइकल्स की बनी हुई होती हैं। 15 to 150 माइक्रो या म्यू इन डायमीटर, इसका व्यास जो होता है वो 15 से 150 म्यू या माइक्रो होगा। लाइंड विद क्यूबोइडल एपिथेलियम, किसके द्वारा घिरी हुई है, ये क्यूबोइडल या घनाकार एपिथेलियल उपकला कोशिकाओं के द्वारा या उपकला के द्वारा घिरी हुई होती है। कौन, प्रत्येक फॉलाइकल। द ल्यूमेन ऑफ दीज फॉलाइकल्स, जिसको एसिनी भी बोलते हैं, इज फिल्ड विद ए कोलॉइडल सीक्रेशन कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन। ये फॉलाइकल के अंदर पाई जाने वाली जो कैविटी होगी, ये गुआ होगी, ल्यूमेन होगी, जिसको अपन कोलॉइडल सीक्रेशन कहते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन के रूप में जाना जाता है, से भरी हुई होती है। द फॉलाइकल्स रिमेन एम्बेडेड, द फॉलाइकल्स रिमेन एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, ये किसके अंदर धसे हुए होते हैं, संयोजी उत्तक के अंदर धसे हुए होते हैं। जगह जगह डॉट 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 ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई है। नेक्स्ट ले रहे हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन। वैसे थायरोक्सिन यानी T4 होगा, एक T3 भी होगा, ट्राई आइडोथायरोनिन, ये है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और थायरोकैल्सिटोनिन भी लेंगे। यहाँ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स ले रहे हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स विच आर थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करती है वो आयोडीनेटेड फॉर्म्स होती हैं एमिनो एसिड टायरोसिन की। टायरोसिन जो अमीनो अम्ल होता है उनका आयोडोनाइज हो जाता है और उसके कारण से ये हार्मोन बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ दीज हार्मोन्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेजेज, इनमें पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो निम्नलिखित चरणों के अंदर बनते हैं। इनऑर्गेनिक आयोडाइड प्रेजेंट इन फूड is absorbed by the gut wall, then reaches the thyroid follicle via blood. इनऑर्गेनिक आयोडाइड जो अपन भोजन में ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थों के साथ ग्रहण करते हैं, वो अंतर्भित्ति के द्वारा या आहार नाल की मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित होकर ब्लड के द्वारा थायराइड ग्लैंड के थायराइड फॉलाइकल्स में पहुंच जाते हैं। इनऑर्गेनिक आयोडाइड इन द कैविटी ऑफ द फॉलाइकल्स के अंदर, पुटिकाओं के अंदर पाए जाने वाली गुहा में द आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन। आयोडाइड जो होता है आयनिक फॉर्म में जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है आयोडीन में बाय सेवरल एंजाइम्स, कई प्रकार के किण्वकों या एंजाइम्स के द्वारा। द आयोडीन कंबाइन विथ एन एमिनो एसिड टायरोसिन। अब आयोडीन जो है वो किसके साथ में जुड़ता है, एमिनो एसिड टायरोसिन के साथ में, और क्या बनेगा, एक आयोडीन जुड़ी है टायरोसिन के साथ में तो बन जाएगी मोनो आयोडोटायरोसिन MIT, और अगर दो आयोडीन जुड़ जाएंगी तो डाई आयोडोटायरोसिन हो जाएगी। अब देखिए 1 MIT मोनो आयोडोटायरोसिन, DIT डाई आयोडोटायरोसिन, 1 MIT एंड 1 DIT एक
और DIT में 2 आयोडीन है। यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब एक MIT और एक DIT की यूनिट आपस में मिल जाती हैं तो आयोडीन कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, जिसको बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 थायरोक्सिन। T3THN का मतलब थायरोक्सिन। वेयर एज 2 DIT, अगर 2 DIT आपस में जुड़ जाएं कंबाइन टू फॉर्म टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको TI4 THN बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं, या इसका दूसरा थायरोक्सिन नाम आ गया। ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का नाम आ गया, जबकि इसका नाम ये ट्राई आयोडोथायरोनिन ही रहेगा। थायरोक्सिन इज स्टोर्ड इन द फॉलाइकल्स इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोक्सिन का संश्लेषण थायरोग्लोबुलिन के रूप में होता है, फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थायरोक्सिन प्लस ग्लोबुलिन। ये इधर कर्सर के साथ आइए डायग्राम के अंदर, यहां थायरोग्लोबुलिन बताया है कोलोइडल मटेरियल के अंदर, जो प्रत्येक फॉलाइकल के अंदर जो ल्यूमेन है, कैविटी है, इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन पड़ा है। तो थायरोग्लोबुलिन यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है ग्लोबुलिन। तो थायरोक्सिन जो ये है ग्लोबुलिन के साथ में जुड़ करके थायरोग्लोबुलिन का निर्माण करता है। तो थायरोक्सिन इज स्टोर्ड इन द फॉलाइकल्स इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन फॉर्मड बाय द। थायरोक्सिन का संश्लेषण थायरोग्लोबुलिन के रूप में होता है, किसके कारण से? थायरोक्सिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के जुड़ने के कारण से। ऑल द अबव रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय TSH, thyroid stimulating hormone, which is the secreted by the adenohypophysis या anterior lobe of the pituitary। एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियंत्रण में सब कुछ कार्य हो रहा है। ये एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 प्रकार के कुल 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से तो कोई हार्मोन का संश्लेषण होता ही नहीं, वो तो सिर्फ हाइपोथैलेमस से आने वाले 2 हार्मोनों का, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन का संश्लेषण सिंथेसिस करता, स्टोर करता है, सिंथेसिस नहीं करता, स्टोर करता है, और आवश्यकता पड़ने पर निर्मुक्त कर देता है या रिलीज कर देता है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस द फंक्शंस ऑफ द डिपोट, ये तो एक डिपो की तरह कार्य करता है, संश्लेषण नहीं करता। जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस जो है एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से 7 प्रकार के 6 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें से एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये जितनी भी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उनके नियंत्रण में होती हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के कार्य। द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 3 हॉर्मोन्स। अपन पढ़ते आए 2 हार्मोन्स, एक्चुअली मुख्यतया कार्य करने वाले हार्मोन्स तो 2 ही होंगे, लेकिन T3 भी बन रहा है हार्मोन तो ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बन रहा है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बन रहा है, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। तीसरा 1962 के अंदर थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की डिस्कवरी हो गई है। तो 3 हार्मोन हो गए। कार्य मुख्यतया T3 और T4 का लगभग सेम होता है, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन का कार्य अलग होगा। द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 3 हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन आर आयोडीनेटेड, आयोडाइनाइज्ड हो जाती है, आयोडीनेटेड
एमिनो एसिड्स होते हैं। किसका? एमिनो अम्ल का आयोडाइनाइज्ड हो जाता है। एमिनो अम्ल कौन सा? टायरोसिन एमिनो अम्ल का के साथ में आयोडीन जुड़ जाती है, तो ये आयोडीन आयोडीनेटेड एमिनो एसिड्स होते हैं। दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ग्रोथ। मुख्यतया ये किसके ऊपर? उपापचयी जो प्रक्रम चलते हैं या वृद्धि जो होते हैं उनके ऊपर अपने प्रभाव दिखाते हैं। थायराइड हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द कोलोइडल मटेरियल इन द थायराइड फॉलिकल्स। ये जो थायराइड हार्मोन्स कौन से? दो, T3 एंड T4, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स में होगा, दूसरा नाम है। तो थायराइड हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द कोलोइडल मटेरियल, यानी फॉलिकल के अंदर पाए जाने वाले थायरोग्लोबुलिन से होता है। बाउंड टू दी प्रोटीन, वो कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो इसको थायरोग्लोबुलिन बोलेंगे। मॉलिक्यूलर वेट होता है 6,80,000 डाल्टन, कैपिटल डी स्मॉल ए डाल्टन। हैरोल्ड एच कॉर्प, a Canadian scientist in 1962, demonstrated the presence of TCT hormone, thyrocalcitonin hormone, in thyroid gland in addition to thyroxine या T3। कैल्सिटोनिन हार्मोन का को डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था? डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था? कनाडा का रहने वाला साइंटिस्ट था हैरोल्ड एच कॉर्प, और 1962 में। कैल्सिटोनिन आल्सो कॉल्ड, कैल्सिटोनिन बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, इसलिए इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ए प्रोटीन हार्मोन synthesized and secreted in humans and other mammals primarily by parafollicular cells या C cells in the thyroid gland। जो पीछे वाले डायग्राम के अंदर मैंने पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है उसमें आपको दिखा दिया है। तो T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन का दूसरा नाम है थायरोक्सिन। इनका सिंथेसिस तो फॉलिकुलर जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर जो कोलॉइड होता है, और कोलॉइड के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन बनी हुई होती है, उसके कारण से होता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिंथेसिस और उनका स्त्रवण पैराफॉलिकुलर सेल्स से होता है, जिसका दूसरा नाम सी सेल्स भी होता है। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है ये। अब लेते हैं फंक्शंस। थायरोक्सिन हार्मोन का लेंगे, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों का लेंगे। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, पहला थायरोक्सिन हार्मोन का जनरल मेटाबॉलिज्म में ये क्या प्रभाव डालता है? इट एक्सेलरेट्स ऑक्सीजन कंजप्शन बाय सेल्स, एनर्जी प्रोडक्शन एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है? कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, जिसके कारण से ऊर्जा का उत्पादन होगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक फंक्शंस एट रेस्ट। विश्राम के समय न्यूनतम से न्यूनतम कैलोरीज की अपने शरीर में चलने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी न्यूनतम बेसल का मतलब आधारीय मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं के अंदर चलने के लिए जो ऊर्जा या कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको BMR कहते हैं। ये एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है, बढ़ाता है।
सेकंड मेटाबॉलिज्म का ही पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इंक्रीजेज अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय इंटेस्टाइन एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन टिश्यूज। ये अंतर में इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ऊतकों में उसका उपभोग या यूटिलाइजेशन करने के लिए भी इंक्रीज करता है। यानी जो ग्लूकोज का अवशोषण इंटेस्टाइन के द्वारा हुआ उसका उपभोग ऊतकों ने ऊतक करना प्रारंभ द्रुत गति से कर देते हैं। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इट इंक्रीजेज प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है बट इट्स एक्सेसिव क्वांटिटी ब्रेक्स डाउन प्रोटीन प्रोटीन्स एंड इंक्रीजेज नाइट्रोजन एलिमिनेशन। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में इसका अगर मात्रा हो जाए, क्वांटिटी हो जाए, तो प्रोटीन जो है वो टूटने लग जाती है और प्रोटीन टूटने लग जाए तो प्रोटीन के अंदर मुख्य घटक क्या है, CHON है, तो नाइट्रोजन का एलिमिनेशन यानी बाहर निकल जाता है। इट्स एक्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूसेस लेस क्रिएटिन फॉस्फेट रिजल्टिंग इन वीक मसल कॉन्ट्रेक्शन। अगर अत्यधिक मात्रा में ये बनना लग जाए थायरोक्सिन हार्मोन तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसके कारण से मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत दुर्बल हो जाता है या मसल्स के अंदर संकुचन बहुत धीमी गति से होता है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म इट्स हाइपर सीक्रेशन ज़्यादा स्त्रवण होने के कारण, अति स्त्राव होने के कारण इंक्रीजेज सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम बताया था कि ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो बाकी का बचा हुआ जो ब्लड होगा वो सीरम होगा या जो प्लाज्मा होगा वो सीरम कहलाएगा। तो ये हाइपर सीक्रेशन अगर थायरोक्सिन हार्मोन का अति स्त्राव होने लग जाए तो सीरम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। किसके सीरम में? ब्लड में। वेयर एज इट्स हाइपोसीक्रेशन रिड्यूसेज इट्स क्वांटिटी। अगर हाइपोसीक्रेशन होने लग जाए, थायरोक्सिन का कम स्त्रवण होने लग जाए तो सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में कम होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयोडीन मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन हार्मोन्स हेल्प्स इन ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इटसेल्फ। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए जितनी भी अभिक्रियाएं उनको वापस चलाता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, इनऑर्गेनिक आयोडाइड का अवशोषण बढ़ाता है और इनऑर्गेनिक आयोडाइड का अवशोषण करने के पश्चात इसका ऑक्सीकरण करने के बाद में आयोडीन बनाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन, जिसके कारण से टायरोसिन अम्ल जो है, टायरोसिन अम्ल के साथ में आयोडीन अगर जुड़ जाएगी तो MIT बनेगी, मोनो आयोडोटायरोसिन बनेगा, और दो आयोडीन जुड़ जाएंगी तो डाई आयोडोटायरोसिन बनेगा। और MIT और DIT आपको पता है, दो अगर यूनिट जुड़ जाएं तो ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेगा। आयोडीन दो जुड़ रही हैं, थायरोनिन, और दो DIT की यूनिट अगर जुड़ जाएं तो T4 बनेगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेगा, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ DIT टू थायरोक्सिन। अब DIT की दो यूनिट आपस में मिलकर के थायरोक्सिन हार्मोन का अपने आप संश्लेषण कर लेते हैं। ये अपने आप को बनाने के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रण करता है। देखिए खुद ही हार्मोन है और खुद अपना संश्लेषण बॉडी के अंदर कर रहा है। नेक्स्ट, ऑन मिनरल मेटाबॉलिज्म। मिनरल्स
खनिज लवण जो होते हैं उनके उपापचय में, चयापचय में या मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इट्स हाइपर सीक्रेशन रिड्यूसेज कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बोन्स सो द बोन्स बिकम पोरस। अगर हाइपर सीक्रेशन होने लग जाए किसका? थायरोक्सिन का, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, देखो हाइपर सीक्रेशन रिड्यूसेज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स, बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को घटा देता है, जिसके कारण से हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट आ रहा है इफेक्ट ऑन जनरल बॉडी ग्रोथ। थायरोक्सिन हार्मोन का ही आ रहा है इफेक्ट ऑन जनरल बॉडी ग्रोथ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। ये सामान्य बॉडी के वृद्धि, अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। डिफ्रेंशिएशन, विभेदन के लिए आवश्यक है, कोशिकाएं विभेदित होती हैं। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के लिए आवश्यकता है। फर्टिलिटी, उर्वरता यानी फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। सेक्स ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, ये सामान्य शारीरिक वृद्धि, डिफ्रेंशिएशन, रीजनरेशन, फर्टिलिटी और मसल्स की डेवलपमेंट और जननांगों, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है। हार्ट रेगुलेशन, तीसरा पॉइंट, इट एक्सेलरेट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ इन सेल्स, दस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ये जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है उसके ऑक्सीकरण को बढ़ा करके, ऑक्सीकरण अगर ज़्यादा होगा ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, जिसके कारण से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर शरीर का तापक्रम बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करता है। फोर्थ, सीक्रेशन ऑफ मिल्क, इट हेल्प्स इन मिल्क सीक्रेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इंक्रीजेज फैट कंटेंट्स इन मिल्क। बच्चा या शिशु जब जन्म लेता है माँ के पेट में, तब तक गर्भावस्था के अंदर एम्ब्रियो रहता है, तब तक तो फीटस बोलते हैं। और जैसे जन्म ले लेता है इन्फेंट, नवजात शिशु जन्म ले लेता है, तब चाइल्ड बर्थ के समय, जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं या लेबर बोलते हैं, प्रसव क्रिया बोलते हैं, उस समय दुग्ध का स्त्रवण करने के लिए ये मदद करता है और उसके अंदर, मिल्क के अंदर फैट के जो अवयव हैं यानी फैट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में भी ये सहायता करता है। रिलेशन विद विटामिन्स, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन फूड। बीटा कैरोटीन जो फूड में अपन ने ग्रहण की, उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करने के लिए ये मदद करता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में कायांतरण के अंदर इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है? इट इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के टेडपोल लार्वा में, टेडपोल जो लार्वा जो होता है उसका कायांतरण वयस्क टेडपोल से वयस्क फ्रॉग या टोड, जो भी मेंढक बनते हैं, वो बिना आयोडीन के नहीं बनेंगी, बिना थायरोक्सिन हार्मोन के नहीं बनेंगी। अगर टेडपोल लार्वा में से थायरोक्सिन हार्मोन को निकाल लिया जाए तो टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि अडल्ट के अंदर नहीं बदलेगा। तो ये
इट इज एसेंशियल फॉर द मेटामॉर्फोसिस एंड एम्फीबियंस या उभयचरों में कायांतरण के लिए ये आवश्यक है। इफ थायरॉयड ग्लैंड इज सर्जिकली, यदि थायरॉयड ग्लैंड को सर्जिकली यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा रिमूव्ड फ्रॉम ए टेडपोल लार्वा, अगर टेडपोल लार्वा से निकाल दी जाए या शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल दी जाए तो इट विल नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो जिसके कारण से ये मेटामॉर्फोसिस में कायांतरित यानी कायांतरण नहीं होगा या कायांतरित ये वयस्क में नहीं होगा। इट शोज दैट थायरोक्सिन प्ले प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टिश्यू डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि थायरोक्सिन हार्मोन ऊतकों के विभेदन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेडपोल लार्वा इमेच्योर, सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज होती है और एडल्ट फ्रॉग जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। तो टिश्यू को डिफरेंशिएशन के कारण से ही तो मेटामॉर्फोसिस से ही तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही, तभी तो अलैंगिक रूप से लैंगिक रूप से अपरिपक्व है जो टेडपोल लार्वा जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व में कायांतरित होता है। इफेक्ट्स ऑन स्किन, त्वचा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी हेयर एंड स्किन। स्वस्थ अपनी त्वचा, बॉडी की त्वचा और जो बाल होते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य भी थायरोक्सिन करता है। नर्वस सिस्टम, इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, इट इज एसोसिएटेड विद नर्व स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स। ये नर्व यानी तंत्रिका की स्थायित्व के लिए और तंत्रिका तंतु की एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजना के लिए भी उत्तरदायी है। उसकी एक्साइटेबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। नर्व फाइबर्स क्या है? एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीथ उपस्थित होती है, तो उस एक्सोन को नर्व फाइबर बोलते हैं। न्यूरॉन और नर्व फाइबर में अंतर है। फंक्शंस ऑफ द थायरोकैल्सिटोनिन। अब थायरोकैल्सिटोनिन का कार्य देखिए क्या आ रहा है। इट इज ए कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कैल्शियम की सांद्रता को कम करने वाला थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है, चाहे वो पैराफॉलिकुलर सेल से हो या सी सेल से हो। लेकिन कैल्शियम की सांद्रता को कम करने वाला हार्मोन है। द रिलीज ऑफ टीसीटी, टीसीटी का मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन, इज स्टिमुलेटेड बाय हाई लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन इन द ब्लड। टीसीटी का उद्दीपन स्त्रवण के लिए, रिलीज होने के लिए, निर्मुक्त होने के लिए कब कब होता है, कब बढ़ जाता है? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा, आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन की सांद्रता ब्लड में बढ़ जाती है, तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रवण या रिलीज होना प्रारंभ हो जाता है। The release of TCT is stimulated by high level of ionized calcium in the blood. This hormone, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम की सांद्रता को कम करने का कार्य करता है और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को किडनी के द्वारा एक्सक्रीट करने का, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट,
abnormalities of thyroid functions या इफेक्ट्स ऑफ dysfunction of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड का में असामान्यता, अबनॉर्मलिटी जो हो जाए तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की सांद्रता कम हो तो क्या होगा, अधिक है तो क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ हाइपोसिक्रीशन। अगर थायराइड ग्लैंड से स्त्रवित होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका स्त्रवण कम हो जाए तो देखिए क्या हो रहा है, इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मीन्स बिलो, अल्प स्त्रवण होने के कारण से क्या होगा, इन्फेंसी का मतलब शिशुओं में। हाइपोसिक्रीशन ड्यूरिंग इन्फेंसी कॉजेज क्रिटिनिज्म, चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है, शिशुओं में होता है। इन दिस डिजीज द माइलस्टोन्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, क्या रोचक लक्षण आ रहे हैं देखिए। अगर अल्प स्त्रवण चालू हो जाए थायराइड ग्लैंड से स्त्रवित होने वाले हॉर्मोन्स का, तो माइलस्टोन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सच एज होल्डिंग अप ऑफ द हैंड 3 मंथ, यानी सिर को उठाना 3 महीने, डेंटिशन दांतों का आना 6 से 7 महीने, वॉकिंग एंड स्पीकिंग चलना और बोलना 1 ईयर टू 1.5 ईयर, यानी 12 महीने से 18 महीने की देरी हो सकती है। यानी बच्चा या शिशु 3 महीने तक अपने हाथों को नहीं उठा सकता, 6 से 7 महीने तक दांत ले देर आते हैं, और चलना और बोलना 1 साल से 1.5 साल तक का ज़्यादा समय लग सकता है, डिले हो सकता है। लेक ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन डीफॉर्म्ड बोन्स, कंकाल के डेवलपमेंट की कमी के कारण से, लेक यानी कम होना, स्केलेटन के डेवलपमेंट का कम होने के कारण से जो हड्डियां बनती हैं वो डिफॉर्म्ड होती हैं, निश्चित आकृति की नहीं होती, अनिश्चित आकृति की होती हैं, डिफॉर्म्ड, कोई फॉर्म निश्चित रूप नहीं होता। लेस मेंटल डेवलपमेंट ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, मेंटल मानसिक रूप से भी उनका विकास नहीं हो पाता क्योंकि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट भी कम होता है। देयर इज ए लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग एंड पोर्ट बेलीड एब्डोमेन, जीवा जो है ये बड़ी हो जाती है, बाहर निकलने लग जाती है, और ये बेली यानी उदर ये पोर्ट बेली ये है बढ़ जाती है, पोर्ट बेलीड एब्डोमेन। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम, पल्स रेट और श्वसन की दर जो है वो भी कम हो जाती है। सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिकम रिटार्डेड, लैंगिक अंग और द्वितीय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूंछों का आना ये रुक जाता है हाइपोसिक्रीशन के कारण से। अब वयस्कों में, इन एडल्ट्स में क्या होता है, ये तो इन्फेंसी के अंदर बताया है। इन्फेंसी दाढ़ी मूंछों के साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और भी होते हैं, जैसे स्तन का विकास, जननांगों का के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनका विकास ये यहाँ रिटार्ड यानी रुक जाता है। वयस्कों में, अडल्ट के अंदर क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन के कारण से मिक्सिडिमा या गर्ल्स डिजीज दूसरा नाम है वो हो जाती है। इस डिजीज में क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर और
ये पल्स रेट, नाड़ी की जो दर्द होती है वो कम हो जाती है। पफीनेस ऑफ फेस एंड हैंड्स ड्यू टू थिकनिंग ऑफ स्किन, यानी चेहरा जो होता है वो हाथ जो होती हैं उसकी त्वचा मोटी होने के कारण से सूजे हुए से प्रतीत होते हैं। चेहरा सूज जाता है, हाथ मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। द स्किन बिकम्स कोयर्स एंड ड्राई, स्किन खुरदरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। देयर इज लॉस ऑफ हेयर्स, और बालों की कमी हो जाती है, बाल नहीं आते हैं। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी टू कोल्ड इंक्रीजेज, सर्दी का पता ही नहीं चलता, यानी सर्दी को सर्दी के साथ में सेंसिटिव बन जाता है, कोल्ड इंक्रीज हो जाती है। सेक्सुअल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड, लैंगिक रूप से परिपक्व ही नहीं होता। एडल्ट हो गया तो क्या हो गया, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो रहा है। यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और सेक्स ऑर्गन यहाँ पे इन्फेंसी के अंदर देखा है तो एडल्ट बन गया, उम्र तो हो गई, लेकिन सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ हाइपर सीक्रेशन, ये तो था अल्प स्त्रवण, न्यूनतम स्त्रवण के कारण से बच्चों में और वयस्कों के अंदर कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, हाइपर सीक्रेशन अगर वयस्कों में होने लग जाए तो एडल्ट लाइफ के अंदर कॉजेज एक्जोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव नाम की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने इस डिजीज को सबसे पहले खोजा था। गलगंड रोग को, गॉइटर डिजीज को एक्जोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव डिजीज हो जाती है, जिसके कारण से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। मेटाबॉलिक रेट बहुत द्रुत गति से बढ़ जाएगी, कम से कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हार्ट रेट, हृदय की दर, नाड़ियों की दर यानी पल्स रेट, और श्वसन रेट या रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड। हार्ट रेट, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर विद एक्सेसिव स्वीटिंग, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और साथ में अत्यधिक मात्रा में पसीना भी आता है, स्वीटिंग भी होती है। नेक्स्ट लास्ट आ रहा है, यहाँ नाम आ रहा है एक्जोप्थेल्मिक। थेल्मिक शब्द आ रहा है, पी साइलेंट है। थेल्मिक का मतलब नेत्र, एक्जो का मतलब बाहर। देखिए, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स ड्यू टू इंक्रीज्ड पोस्ट ऑर्बिटल प्रेशर और वीकनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई। पोस्ट ऑर्बिटल प्रेशर पड़ने के कारण से, यानी आंखों के पीछे से दबाव पड़ने के कारण से, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए उनको निश्चित स्थान पे नेत्र गोलकों को या आई बॉल जो होते हैं उनको रखने के लिए जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो विकसित नहीं होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण से आई बॉल्स या नेत्र गोलक जो होते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ने या निकल जाते हैं, या आंखें बाहर की तरफ निकली हुई सी दिखाई देती है। बड़ी बड़ी आंखों वाला व्यक्ति जो होगा उसके अंदर इस प्रकार का हाइपर सीक्रेशन होगा, चाहे वो एडल्ट भी क्यों ना हो। ये हुआ थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन। हार्मोन तीन हार्मोन बताए हैं, दो हार्मोन कौन कौन से, T3 T4। T3 T4 का मुख्य कार्य तो वही मेटाबॉलिज्म पे ही है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका कार्य बहुत ज़्यादा है। इसके कार्य, इसकी न्यूनता, इसकी अधिकता सब बता दी, और साथ में आपके थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम आयन से जुड़ा हुआ हार्मोन है, वो भी आपको बता दिया, जो कि 1962 के अंदर डेमोन्स्ट्रेट या खोजा गया था या डिस्कवर किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।